हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे टाटा जेईटी का आपका लेक्चर नंबर 1 है। टाटा जेईटी जो इलेक्ट्रिकल का जो वैकेंसी निकला हुआ है स्टूडेंट, उसका एग्ज़ाम 1 महीना के बाद होने वाला है। उसका कंटेंट को आज बता रहे हैं। उसमें आपका नेटवर्क थ्योरी को बता रहे हैं। तो नेटवर्क थ्योरी में आपका जो कंटेंट है उसमें आपको इंडक्टर पढ़ना है। आज इंडक्टर को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, और आगे का पॉइंट को भी, कैपेसिटर को भी कवर करेंगे और आपका रेजिस्टेंस को भी कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं। आपका इंडक्टर बेसिकली किसको बोलते हैं? इंडक्टर द सर्किट एलिमेंट दैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो आपका एनर्जी को स्टोर करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडक्टर बोलेंगे। तो सीधे सीधे भाषा में समझना है, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एनर्जी क्रिएट होगा उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस का यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? इंडक्टर बोलेंगे। इंडक्टर का आपका सिंबल क्या होता है स्टूडेंट? ये आपका इंडक्टर का सिंबल है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इंडक्टर का आपका यूनिट क्या होता है, तो आपको बोलना है इंडक्टर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? हेनरी होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद पूछेगा कि इंडक्टर का डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन आपको निकाल के बताए हैं। तो इसका डायमेंशन होगा ml² t के पावर -2 i के पावर क्या होगा? -2 होगा। यहाँ से दो प्रॉब्लम आएगा कि इंडक्टर किस तरह की एनर्जी को स्टोर करता है, तो बोलना है कि मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम लोग इंडक्टर का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटर का यूज करते हैं। ये दोनों चीज को आपको याद रखना है। इंडक्टर का सिंबल आपका ये है। इंडक्टर का जो एसआई यूनिट होता है हेनरी होता है। इंडक्टर का डायमेंशन ml² t के पावर -2 i के पावर क्या होता है? -2 होता है। ये भी चीज याद रखना है। इंडक्टर का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से हम किसी भी कॉइल का हम लोग इंडक्टेंस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब L का जो फॉर्मूला होता है μ0 n² a बाई क्या होता है? L होता है, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ। μ0 का मतलब होता है परमिएबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस। इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, वो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, वो आपको याद रखना है। 4 पाई गुना 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा कि μ0 का यूनिट क्या होता है, तो बोलना हेनरी पर मीटर होता है। n जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल होता है। a जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल होता है, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। L जो होता है लेंथ ऑफ द कॉइल होता है। यदि इंडक्टर के केस में आपको वोल्टेज और करंट का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोले कि वोल्टेज का रिलेशन इंडक्टर के केस में क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा Vt = L di/t बाई क्या होता है? dt होता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, इससे आपका प्रॉब्लम बनेगा। चलो, इस इक्वेशन को यदि हम लोग सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ से हम लोग करंट का भी रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका L मल्टीप्लाई है तो L डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर dit हो जाएगा। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो it = 1/L इंटीग्रेशन ऑफ Vt dt होगा। ये भी चीज को याद रखना है। यदि आपको वोल्टेज दिया गया करंट निकालने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, और यदि करंट दिया गया वोल्टेज निकालने के लिए बोले तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। इंडक्टर के केस में जो पावर का फॉर्मूला होता है P = VI होता है। V के जगह पर हम लोग V का वैल्यू को रख सकते हैं। V = L di बाई क्या होता है? dt होता है। उस वैल्यू को पुट कर दिए, ये आपका I है, इसको गुना कर लेंगे तो P = Li di बाई क्या होगा? dt होगा। इंडक्टर के केस में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो भी आपको याद रखना, वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ Li² होता है। ये भी चीज याद रखोगे, इससे आपका कई सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। यदि इंडक्टर का एनर्जी निकालने के लिए बोले और इंडक्टर और करंट का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इंडक्टर के केस में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होगा उस एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, ये आपका इंडक्टर का बेसिक पॉइंट था। ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज को आपको याद रखना है, ये आपका चीज को याद रखना है, ये वाला इक्वेशन को याद रखना है, ये वाला भी इक्वेशन को याद रखना है, ये वाला इक्वेशन को याद रखना है, एनर्जी का फॉर्मूला को याद रखना है, और आपका डायमेंशन को याद रखना है। इससे आपका प्रॉब्लम जो भी आएगा आपका बन जाएगा। अब आगे का पॉइंट को देखते हैं कि यदि इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यदि इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। ये भी, इससे भी आपका क्या हो सकता है? एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो चलो उसको भी देखते हैं। अब आपसे पूछेगा कि इंडक्टर आपका सीरीज में कनेक्टेड है तो आपका क्या फॉर्मूला होगा। तो चलो हेडिंग मारो। इंडक्टर आपका कैसे कनेक्टेड है? सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन।
तो यदि सीरीज में बहुत सारा इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट इफेक्ट क्या होगा वो चीज़ आपको याद रखना है। तो मान लेते हैं कि बहुत सारा इंडक्टर है, ये आपका इस तरह करके आपका एग्जाम में दिया जा सकता है, डॉट डॉट करके आपका ये आपका इंडक्टर है। एक इंडक्टर का ये ए पॉइंट है, ये आपका क्या है बी पॉइंट है। इसका इंडक्टेंस वैल्यू L1 है, इसका L2 है, इसका आपका L3 है, इसका आपका Ln है। और इसके बीच में यदि L इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोले तो सभी इंडक्टर कैसा है सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा L1 प्लस L2 प्लस क्या होगा L3 प्लस डॉट 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 आपका क्या होगा Ln होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। यदि इंडक्टर सभी सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट इफेक्ट का जो फॉर्मूला होगा ये होगा, आपको क्या करना है याद रखना है। अब देखो यदि मान लेते हैं कि सभी L1 L2 और डॉट 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 इक्वल टू Ln का वैल्यू यदि L के बराबर है तो इसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो होगा स्पेशल केस में L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 के जगह पर L रख सकते हैं, फिर ये L रखेंगे, सब के जगह पर क्या रखेंगे n नंबर ऑफ क्या होगा L होगा। इसका मतलब L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू क्या हो जाएगा L हो जाएगा। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। यदि सभी इंडक्टर का वैल्यू इक्वल हो जाए तो आपका जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा स्पेशल केस के तहत L इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा n इंटू क्या होगा L होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सपोज दैट आपसे एग्जाम में पूछे कि आपका बहुत सारा इंडक्टर आपका कनेक्टेड है और कैसा कनेक्टेड है, आपका सीरीज में कनेक्टेड है और ईच एंड एवरी का वैल्यू 100 मिली हेनरी है, इसका भी आपका 100 मिली हेनरी है। इस तरह करके बोलेगा कि आपका कितना इंडक्टर कनेक्टेड है, तो आपको बोलेगा कि इस तरह करके आपका 20 इंडक्टर आपस में क्या है कनेक्टेड है इन सीरीज, तो इसका आपका इक्विवेलेंट इफेक्ट क्या होगा। तो आपको बोलना है कि इस तरह करके यदि आपका 20 इंडक्टर यदि सीरीज में कनेक्टेड है तो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अभी बताए थे n इंटू क्या होता है L होता है। नंबर ऑफ इंडक्टर कितना दिया गया है 20 दिया गया है और सभी का वैल्यू क्या इक्वल है, तो एक का वैल्यू क्या है 100 मिली हेनरी है। इसका मतलब इसको गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2000 मिली हेनरी हो जाएगा। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 2 हेनरी हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। इस तरह करके आपका प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलो ये यदि आपका इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होगा। यदि सभी इंडक्टर का वैल्यू इक्वल हो जाए तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा n इंटू L होगा। इसके मुताबिक एक प्रॉब्लम लिए हैं एग्जाम्पल, उस प्रॉब्लम को हम लोग बताए हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपका एग्जाम में आए तो इस तरह करके क्या करना है सॉल्विंग करना है। चलो ये दोनों फॉर्मूला को आपको क्या करना है याद रखना है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछेगा कि यदि इंडक्टर आपका पैरेलल कनेक्टेड है तब इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इंडक्टर आपका यदि पैरेलली कनेक्टेड है तो उसका जो फॉर्मूला होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे रिटर्न करेंगे। चलो अब देखते हैं कि इंडक्टर का कनेक्शन यदि पैरेलल हो तो क्या फॉर्मूला होगा। इंडक्टर आपका पैरेलल हो तो क्या फॉर्मूला होगा पैरेलल। तो मान लेते हैं कि बहुत सारा इंडक्टर आपका कैसा कनेक्टेड है पैरेलल कनेक्टेड है। मान लेते हैं कि इसका वैल्यू L1 है, इसका वैल्यू L2 है, इसका वैल्यू L3 है और इसका वैल्यू क्या Ln है, ठीक है। और इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोले A और B के बीच में, और सभी इंडक्टर का वैल्यू क्या है कनेक्टेड कैसा है पैरेलल कनेक्शन है। तो इंडक्टर यदि पैरेलल कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1/L1 प्लस क्या होता है वो का 1/L2 प्लस क्या होता है डॉट 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 1 क्या होता है Ln होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जब इंडक्टर आपका पैरेलली कनेक्टेड होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ये होता है 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस डॉट 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 1/Ln होता है। ये चीज़ आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। चलो आगे का पॉइंट को देखते हैं। यदि सभी इंडक्टर का वैल्यू यदि इक्वल हो जाए L1 L2 डॉट 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 Ln L के बराबर हो जाए तो इसका जो मॉडिफाइड फॉर्मूला होगा उसको भी याद रखना है 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L प्लस क्या हो जाएगा 1/L डॉट 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 अप टू n तक 1/L हो जाएगा। इसका मतलब 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n नंबर ऑफ 1 को यदि ऐड करेंगे तो n बटा क्या हो जाएगा L हो जाएगा। इसका मतलब L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा L बटा क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ये भी चीज़ आपको क्या करना है याद रखना है। यदि सीरीज में कनेक्टेड होता है तो उसका फॉर्मूला जो हो रहा था n इंटू L हो रहा था, और यदि पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो L क्या होगा n होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला को हम यूज कर सकते हैं बेसिकली यदि कोई प्रॉब्लम इस तरह दिया गया है। मान लेते हैं कि सपोज दैट इस तरह करके आपका इंडक्टर है, इस तरह करके आपका इंडक्टर है डॉट 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 बहुत सारा इंडक्टर आपका क्या है कनेक्टेड है, कैसा आपका पैरेलल कनेक्टेड है,
ठीक है, मान लेते हैं कि n का वैल्यू दे दिया 100, n का वैल्यू 100 दे दिया, n का वैल्यू कितना दे दिया 100 दे दिया। ठीक है, अब देखो अब ईच एंड एवरी का वैल्यू दिया गया, मान लेते हैं कि सपोज दैट 2 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी, 2 मिली हेनरी। ठीक, सभी का वैल्यू इक्वल है, तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो L बटा N हो जाएगा। ईच एंड एवरी L का वैल्यू क्या है 2 मिली हेनरी है और N का वैल्यू कितना दिया गया 100 दिया गया है। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.02 मिली हेनरी आएगा। ये चीज़ आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। इसी तरह करके आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्विंग करना है, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए और फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। तो जो भी आपका इंडक्टर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आता, सभी चीज़ को आपका डिस्कशन किए। इंडक्टर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टर का यूनिट क्या होता है, इंडक्टर का डायमेंशन क्या होता है, उसके बाद बताया कि इंडक्टर के अक्रॉस में एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टर के अक्रॉस में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टर के अक्रॉस में वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होता है, यदि इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये भी बताया यदि इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। चल आगे का पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। इंडक्टर के बाद अब बताते हैं आपको कैपेसिटर। कैपेसिटर भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, तो उससे भी आपका क्या हो सकता है, प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो कैपेसिटर, चलो अब देखो ये कैपेसिटर है। अब आपसे पूछेगा कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, तो ये आपका क्या होता है, कैपेसिटर का सिंबल होता है। कैपेसिटर का आपका यूनिट पूछेगा स्टूडेंट, तो आपको क्या बोलना है, कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, फैराड होता है। तो कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, फैराड होता है। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एफ होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है कैपेसिटर का, वो भी चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो कैपेसिटर का जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है माइक्रोफैरड, एक होता है आपका नैनोफैरड और एक आपका क्या होता है, पिकोफैरड। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो आपका पिकोफैरड है, उसके बाद आपका नैनोफैरड है, उसके बाद आपका क्या है, माइक्रोफैरड है। इसका मतलब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक माइक्रोफैरड इज इक्वल टू कितना फैरड, तो आपको बोलना 10⁻⁻6 फैरड होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। एक नैनोफैरड इज इक्वल टू कितना फैरड, तो आपको बोलना 10⁻⁹ फैरड होता है। और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एक पिकोफैरड इज इक्वल टू कितना फैरड होता है, तो आपको बोलना 10⁻12 फैरड होता है। चलो आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखो कोई भी चीज़ का कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला आता है कैपेसिटर इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई क्या होता है, डी होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। इसका जो यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, फैरड होता है। ठीक है, अब देखो आपसे पूछेगा कि एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट और क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है। अब देखो इसको एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन को पर मीटिविटी बोलते हैं, ये याद रखना है। और एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, 8.85 गुना 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर होता है। ये भी चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और एप्सिलॉन आर का नाम क्या है, तो आपको बोलना है रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ये भी चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है रिलेटिव परमिटिविटी बोलता है। ये ईयर मीडियम में आपका क्या होता है, 1 होता है। ये भी चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये जो होता है ये आपका क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन क्या होता है, लेस, और क्या होता है, यूनिट लेस होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अब आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो यदि किसी भी प्लेट का यदि हम लोग कैपेसिटर वैल्यू को निकालना, तो कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई क्या होता है, डी होता है। ठीक है, यदि ईयर मीडियम में कैपेसिटर का वैल्यू निकालना होगा तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होगा, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो अब चीज़ों को समझते हैं कि यदि हम लोग को प्लेट के ये आपका क्या है, प्लेट है, यदि प्लेट के बीच में यदि हम लोग का कैपेसिटर के ये आपका क्या 2 प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच में ये प्लेट का एरिया है और ये प्लेट का क्या है, डिस्टेंस है। यदि हम लोग
दो प्लेट के बीच में यदि डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और यदि ये प्लेट का एरिया को यदि इंक्रीज करेंगे, एरिया यदि बढ़ेगा तो कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। यदि हम लोग कैपेसिटर में यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू यदि आपका बढ़ेगा, ईआर का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। यदि ईआर का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका कैपेसिटर का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं? इसका मतलब दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटर का वैल्यू घटेगा। दो प्लेट के बीच में यदि एरिया को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। दो प्लेट के बीच में यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इंट्रोड्यूशन करेंगे तो कैपेसिटर वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ये रिलेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे आपका प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस पॉइंट को आप क्या करो, रिटेन करो। चलो आगे का पॉइंट को देखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो चीज़ों को समझना है कि कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज का क्या रिलेशन होता है। ये भी चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैपेसिटर के केस में एक फॉर्मूला होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, आप जानते हो Q इक्वल टू क्या होता है, CB होता है। Q का मतलब चार्ज होता है, C का मतलब कैपेसिटर होता है, V का मतलब पोटेंशियल होता है। ये भी इक्वेशन को याद रखना, इससे आपका प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। चलो इस इक्वेशन को जब डेरिवेटिव करेंगे तो dQ बाई क्या होगा, dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C, dV बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब आपको पता करना है dQ बाई dt क्या होता है, I होता है, I इक्वल टू क्या होता है, C, dV बाई क्या होता है, dt होता है। ये भी चीज़ आपको याद रखना। कैपेसिटर के केस में जो करंट का इक्वेशन होता है वो आपका क्या होता है, ये होता है। इसको आपको याद रखना है। अब देखो इस इक्वेशन को यदि हम लोग सॉल्विंग करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, वोल्टेज भी निकलेगा। तो कैसे करेंगे, I dt और यहाँ पर क्या लिखेंगे, C dV लिखेंगे। अब देखो I dt बटा क्या लिखेंगे, C और यहाँ पर क्या लिखेंगे, dV। इसको यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इसका मतलब V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, I dt हो जाएगा। ये चीज़ भी आपको क्या करना है, याद रखना है। वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आपका करंट के साथ ये कैपेसिटर का रिलेशन होगा और करंट के साथ वोल्टेज का ये रिलेशन होगा कैपेसिटर के साथ। ये मतलब ये तीनों फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। कैपेसिटर यदि सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कैपेसिटर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है, ये भी चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। यदि बहुत सारा कैपेसिटर यदि सीरीज में कनेक्टेड हो, यदि बहुत सारा कैपेसिटर आपका सीरीज में कनेक्टेड हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उस चीज़ को भी क्या करना है, याद रखना है। उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है। यदि आपका बहुत सारा कैपेसिटर आपका कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। कैपेसिटर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस क्या होगा 1/c2 प्लस क्या हो जाएगा डॉट 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 1 क्या हो जाएगा cn हो जाएगा। ये चीज़ को आपको क्या करना है, याद रखना है। कैपेसिटर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखो यदि C1 और C2 डॉट 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 Cn का वैल्यू यदि C के बराबर हो जाए तो इसका C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/c प्लस क्या हो जाएगा 1/c प्लस डॉट 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 1 क्या हो जाएगा C हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/c इक्विवेलेंट और सभी 1 को ऐड करेंगे, वो n नंबर ऑफ 1 है तो n बटा क्या होगा C होगा। तो इसका C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C बटा n हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। जब कैपेसिटर आपका कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब देखो कैपेसिटर यदि पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन, यदि कैपेसिटर आपका पैरेलल में कनेक्टेड होगा और उसका यदि प्रॉब्लम पूछेगा तो आपको क्या करना है, यदि ये कैपेसिटर है, सभी कैपेसिटर का वैल्यू क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, बहुत सारा कैपेसिटर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है और ये आपका क्या Cn है। और आपस में कैपेसिटर क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। और A को और B के बीच में यदि C इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोले तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला सिंपल होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस क्या हो जाएगा C2 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा Cn हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। यदि सभी कैपेसिटर का वैल्यू इक्वल हो जाए, C के बराबर हो जाए, तो आपको क्या करना है,
ऐसे लिखना है। और सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब कैपेसिटर पैरेलल में हो तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, एन टाइम्स ऑफ सी होगा। और यदि आपका कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी बाई एन होगा। ये दोनों फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है। तो चलो स्टूडेंट, आपको आज बताएं इंडक्टर का कॉन्सेप्ट बताए और कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट बता दिए। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किए। इंडक्टर किसको बोलते हैं, इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टर का यूनिट क्या होता है, इंडक्टर का कनेक्शन बता दिए। कैपेसिटर का पूरा कॉन्सेप्ट बताया, कैपेसिटर का फॉर्मूला को बताया, कैपेसिटर का कनेक्शन को बता दिए। अब आपको स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इससे आगे का कनेक्शन कि हम लोग KCL कैसे अप्लाई करेंगे, KVL कैसे अप्लाई करेंगे और रेजिस्टेंस का भी कनेक्शन को बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह का कंटिन्यू वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।